गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर पर। मुकुल सर, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अब वो उल्टा सुन दिया होगा आप लोगों ने, वो एक मैंने आपको मजाक के लिए कह दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, भूल ना जाना, नहीं तो फिर आपको पेपर में बहुत परेशानी देखने को मिल जाएगी। चलिए तो पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर आपका पूरा कंप्लीट है, केवल आपको क्या करना है, कॉपी और पेन हाथ में ले लेना है और पूरा छापते जाना है और 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे आपको। 100 में से 99 नंबर, 95 नंबर आपके पक्के हैं यदि आप पूरा का पूरा लिख देते हैं तो। यदि पूरा नहीं लिखते हैं तो आपको 80 नंबर तो गारंटी है कि 80 नंबर तो मिल ही जाएंगे। चलिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है? पहला प्रश्न बोलता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और हम आप सभी को बता दें, अभी तक की डेट में किसी भी यूट्यूबर ने पूरा पेपर नहीं डाला है। हमने सोचा कि आपकी क्यों ना मदद कर दी जाए, इसीलिए हमने आपका पेपर डाला है। और सभी पेपर नहीं डाले, हमने केवल वही पेपर डाले हैं जो विद्यार्थियों के पूरे नहीं है यूट्यूब पर। ठीक, चलिए तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत शांति को बढ़ावा देने वाला कौन सा जो तत्व है वो कौन सा है? परस्पर सहयोग। विकास से तात्पर्य क्या है? तो समानता का है। बस 5 के 5 नंबर पक्के हो गए। अब आएंगे आप दूसरे 5 नंबर के लिए। तो संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा आता है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। आपको मालूम है 18 साल से आप वोट डालने जा सकते हैं। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता कहलाता है। और मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और पर्यावरण ह्रास विकास की एक प्रमुख चुनौती है। ठीक, पर्यावरण ह्रास विकास की एक प्रमुख चुनौती देखने को मिल जाएगी। अब आती है बात तीसरे का पहला प्रश्न, अधिकारों के बिना ही हम बेहतर जीवन जी सकते हैं? तो नहीं जी सकते भैया। यदि तुम लोग के अधिकार छीन ले जाएंगे तो फिर परेशान हो जाओगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी की अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद शांति के मार्ग में प्रमुख बाधा है। हाँ है भैया, क्यों नहीं है। सुनो अब, शांति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मन स्थिर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शांति कहते हैं। समानता का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार समानता कहलाते हैं। भारत का संविधान कब पारित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ, ये ध्यान रखना। यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हो जाएंगे। फिर आते हैं यहाँ 5वें प्रश्न पर। तो महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाए तो दास स्वराज इसका हो जाएगा आंसर। विकास संविधान, भारतीय संविधान के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाए तो उदारवादी हो जाएगा। तीसरा आएगा विकासशील देशों के बारे में। तो शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। आप देखते होंगे कितनी शिक्षा की कमी है, कैसे पढ़ा रहे हैं टीचरों की वजह से आप लोगों को ना तो क्वेश्चन मिल रहे हैं ना कुछ, इसलिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं तो टीचर पढ़ा रहे होते तो आपको ये सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक ना। चलिए, प्लेटो होता है जो क्या होता है? रिपब्लिक की पुस्तक का नाम है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है? आयरलैंड से लिए गए हैं। अब आते हैं हम 5वें नंबर पर, 6वें पे, सॉरी 5वें तो हो गया, 6वें पे आते हैं। पहला प्रश्न है, मतदाता किसे कहा जाता है? तो मतदाता किसे कहा जाता है? यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करना। वोट को करने वाला, वोट देने वाला, वोट को करने वाला, वोट देने वाला, जो अपने मत का प्रयोग करने वाला मतदाता होता है। क्या लिखना है? वोट को करने वाला, वोट देने वाला, जो अपना मत का प्रयोग करता है मतदाता कहलाता है। दूसरा प्रश्न आता है कि भैया राष्ट्रपति यदि तुम्हें बनना है तो क्या क्या करना है? राष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या करना है? 7वें प्रश्न में तो तुम्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता होना चाहिए। और भारत सरकार के किसी भी 2 लिखने तो 2 तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। 35 साल लिख देना, भारत का नागरिक लिख देना। ठीक, चलिए अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। भारत संसद के 2 सदनों के नाम लिखना है। तो संसद के 2 सदन, एक तो हो जाएगा आपका लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। तो बस एक लोकसभा जो होता है उच्च सदन, नहीं निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन होता है। बस अब आते हैं आगे, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हो? तो भैया सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो, समाज समावेशी और हो, और संसाधनों का वितरण सार्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। ये कहलाता है सामाजिक न्याय, ठीक ना। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि थोड़ी सी मदद आप हमारी कर दीजिए, हम आपकी थोड़ी सी मदद कर दे रहे हैं। हम तो आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। केवल आपको क्या करना है, वो रेड कलर का बटन है उस पर कर देना है क्लिक, तो वो ब्लैक हो जाएगा। और फिर इसके बाजू में एक डंडी देखी आएगी, तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो बस इतने में काम बन जाएगा। आपको हमारे यहाँ, चाहे आप मध्य प्रदेश पुलिस किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की नौकरी की तलाश में भी हैं, आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर सकते हैं। अभी से तैयारी कीजिए आगे चलकर, जिससे आपको नौकरी में कोई परेशानी ना हो। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है,
अधिकार क्या है, या फिर राजनीतिक अधिकार को समझाइए। तो हम पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकार के बारे में। राजनीतिक अधिकार से अभिप्राय यह है कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया व भागीदारी का हक देते हैं। इनमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियों बनाने और उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। ठीक, बस इतना सी बात है और इतने में तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो 11वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रकाश डालना था। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिख देना है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, और लिख देना है जनतांत्रिक संविधान विकास मंडल के तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों को कार्यों का जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बस। ठीक ना। और ये लिख देना है संविधान के भाग 4 में 1 2 3 4, हाँ 1 2 3, हाँ 4 में क्या हुआ है, संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख देना थोड़ा, ठीक ना। अब आता है अनुच्छेद 12 के प्रश्न 12 के बारे में कि भैया राजनीतिक सिद्धांत से क्या पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान एवं दर्शन के महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि यह सामान्यकरण और निर्णय पर आधारित है तथा यह राजनीतिक घटना, राजनीतिक व्यवस्था और उसका विश्लेषण है। यह सिद्धांत निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए और जिससे समाज के लोगों को समर्थन एवं स्वीकृति प्राप्त होती है। बस इतना सिंपल है। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ समझाइए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। कोई भी नागरिक बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। बस इतना सिंपल है। अब आती है बात 14वें नंबर प्रश्न की, समानता का क्या महत्व है। तो समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। कानून भी कहता है हर किसी को एक समान अधिकार मिले। इसके तहत सुरक्षा, मतदान अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं का समान पहुँच आदि है। इसका ये पहले वाले का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना, समानता के बारे में। दूसरा आता है 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न में लिखा है हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। तो किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती ही है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसे हम अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, अभी कमेंट में लिख देना तुम लोग, मैंने पढ़ा नहीं, आप लोग लिख दीजिएगा, देखें ना तुम लोग कितना पढ़ रहे हो। अब आती है बात 16 नंबर प्रश्न की आती है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है, इसके गुण लिखिए। चलिए, तो निर्वाचन आयोग के 4 कार्य मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा मिसटाइप हो गया है, तुम लोग लिख लेना, सुन लो। निर्वाचन आयोग का पहला कार्य है राज्य के चुनाव करवाना, राज्य विधानसभा के चुनाव करवाना, लिख लेना, राज्य विधानसभा के चुनाव कराना। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, चुनाव कराना। दूसरा आ जाएगा लोकसभा के चुनाव कराना। तीसरा हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव करना नहीं, कराना। देखो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं तो यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। चौथा हो जाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। खत्म काम, सीधे आंसर लगा देना, कुछ नहीं करना है यार, सीधे आंसर लिख देना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। ठीक, चलिए लिख लिया होगा, वीडियो को रोक के लिख लेना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आती है बात प्रधानमंत्री के कोई 4 कार्य लिखने थे। तो पहला प्रधानमंत्री का कार्य क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। दूसरा, हाँ कार्य लिखना है। दूसरा हो जाएगा मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री की सलाह को राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक, तीसरा हो जाएगा मंत्रियों के विभागों में बंटवारा प्रधानमंत्री करता है, ये भी ध्यान रखना। और 5वां हो जाएगा वह राष्ट्रपति के प्रधान सलाहकार होता है। ठीक ना। अभी हम 6 दिए हुए हैं मैंने, आपको लिखने कितने हैं, 4, बस लिख देना जो भी तुम्हें अच्छा लगे। चलो तो आते हैं हम भैया 18 नंबर प्रश्न पर। क्या कहता है हमारा 18 नंबर प्रश्न कि भैया संविधान को एक जीवन दस्तावेज क्यों कहते हैं। तो भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। सोवियत संघ में 14 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936, 1970 संविधान 4 बार बदला गया है। 74 वर्ष लिखा है, 14 नहीं, 74 वर्ष के दौरान। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है
और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया है। ठीक, इतना तो सरल है, लिख देना है, कुछ नहीं करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? आपके विद्यालय ने 26 नवंबर को संविधान कैसे बनाया? तो आपको ये लिखना है दर्शन क्या है, तो सीधा लिख देना है संविधान के दर्शन से आशा है संविधान की प्रति केवल कानूनी नज़रिया अपनाया जा सकता है, ना कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नज़रिया। हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता है, किंतु बहुत से कानून ऐसे होते हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों में गहरा संबंध है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। बस इसको आप सीधा लिख देना और आंसर आपके पक्के नंबर हो जाएंगे। यहाँ आता है 20 नंबर प्रश्न, लिख देते हैं 20 नंबर प्रश्न, जिससे कि आपको याद रहे। 20 नंबर प्रश्न है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशा है? क्या, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, यदि प्रश्न नहीं दिख रहा ना तो बोल रहा हूँ तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशा है? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? तो आपको यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, शुरू कर दीजिएगा यहाँ से पूरा। सामाजिक प्रतिबंधों से आशा है सामाजिक बंधन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सकारात्मक नियंत्रण से है। यह नियंत्रण कानून, रीति रिवाज, धर्म तथा न्यायिक निर्णय के आधार पर लागू किए जाते हैं ताकि समाज में सुख शांति मौजूद रहे। यह बात सही है कि जिस प्रकार से प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक नहीं है, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और इसके बाद स्वतंत्रता से मुक्ति के वास्तविक अनुभव के लिए सामाजिक और कानूनी बंधन आवश्यक हैं। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्द में पहुंच जाएगा। हमारे चारों ओर व्याप्त झगड़ों के कारण, जैसे गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, ज़मीन और मकान के लिए लड़ाई, किसी प्रकार की फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति आदि कानूनी प्रतिबंध की आवश्यकता है। समाज में हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए इन प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। हमें कुछ विचार या जीवन शैली आवश्यकता, ये सब कुछ आपको लिख देना है, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। आप वीडियो को रोककर लिख लेना, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न कहता है, जब तक हम एक दूसरे के विचारों को सम्मान करेंगे और दूसरे को और अपने विचारों को थोपने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने के सक्षम रहेंगे। अब आती है बात 21 नंबर प्रश्न की। 21 नंबर प्रश्न कहता है, शांति कायम करने के लिए कोई 4 तरीकों की विवेचना कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूंजीवादी शांति सिद्धांत, कोविडिज्म, द्विपक्षीय आश्वस्त विनाश, वैश्वीकरण, पृथकतावाद, ये सब कुछ लिख देना है, खत्म काम। 5 नंबर पक्के। अब आता है 22 नंबर प्रश्न, नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के वर्णन कीजिए। तो आपको यही लिख देना है, इसमें से क्या क्या लिखना है सब लिख दीजिएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का विरुद्ध अधिकार, संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बस इतना आपको सबको लिख देना है और आपका नंबर पक्का 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 हो जाएगा। बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें, और हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। यदि इसका PDF चाहिए या कोई डाउट हो तो हमें एक मैसेज कर सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। चलिए, अब आता है 23 नंबर प्रश्न, लोकसभा की शक्तियों के वर्णन कीजिए। तो पहली शक्ति आपको दिख रही होगी, नीचे लिखा हुआ है, शक्तियाँ इस प्रकार हैं और कार्य भी इस प्रकार है। तो शक्तियाँ कह लीजिए, चाहे कार्य लिख देना, लेकिन संविधान के संसद के 2 सदनों, क्या लिखना है आपको, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ला सकती है, यह शक्ति है उसकी। ठीक है, यहाँ शक्तियाँ लिखा ना, तो बस फिर आपको लिख देना है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं, ये भी हो जाएगा। चौथा आ जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में हो गया। फिर आएगा चौथा, राष्ट्रपति को संकटकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद में स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। राष्ट्रपति सर्वक्षमा एमनेस्टी देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद लेनी चाहिए। माने सर्वक्षमा का मतलब जानते हो, जब फांसी देते ना किसी को तो उसकी पुष्टि संसद देगी, तभी राष्ट्रपति माफ़ करता है, ऐसे नहीं कर देता। नहीं तुम लोग सोचो कि राष्ट्रपति बन गए तुम तो हाँ साइन कर दिया तो ये माफ़ हो जाएगा, नहीं। जब संसद के पूरे सांसद कह देंगे 345, ये छोड़ दो यार, बच्चा है यार, गलती से कर दिया तो ही करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब आती है बात 24 नंबर प्रश्न की। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हमें स्वतंत्रता न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो सुन लो, हर समाज में व्यक्तियों के बीच और समूहों के बीच और व्यक्ति और समूह और सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून का शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, 2 मिनट, हाँ चलो ठीक चल रहा है, धनी और गरीब, और कहाँ गए भैया यार, हाँ, ये स्त्री और पुरुष, अगले और पिछड़े सभी लोगों को एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें।
न्यायपालिका शक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति की या समूह की तानाशाही ना ले इसके लिए जाति या न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्ति हो। बस इतना आपको लिख देना, खत्म काम, नंबर पक्के। अब आती है बात राइल्स का नियम सिद्धांत लिखना है और अधिकारों का प्रमुख वर्णन या मानवाधिकार की व्याख्या। तो ये है राइल्स का प्रमुख सिद्धांत। तो क्या है, सुन लो। जॉन राइल्स के सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष एवं न्यायसंगत नियम तक पहुंचना एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने के लिए कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए। हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे और हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति की, और गरीब या संपन्न, ये सब कुछ तुम्हें लिख लेना है। राइल्स ने इसे अज्ञानता का आवरण की सूचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों की ध्यान रखकर फैसला करेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा, खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने स्पष्ट रहेगा, और जो कि जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो गया, वह जहाँ वैसे कोई अवसर ना मिले, तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह अपने संगठन के नियमों के बारे में सोचे। अब आती है बात आपके लिए मानवाधिकार की। तो मानवाधिकार की परिभाषा देख लीजिए क्या होता है। मानवाधिकार वे नैतिक सिद्धांत हैं जो हमारे व्यवहार से संबंधित कुछ निश्चित मानक स्थापित करता है। ये मानवाधिकार स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा निरूपित रूप से सुरक्षित होते हैं। ये अधिकार प्रायः ऐसे आधारभूत अधिकार हैं जिन्हें प्रायः ना तो छीने जाने योग्य हैं और यह भी माना जाता है कि ये अधिकार किसी व्यक्ति के जन्मजात अधिकार हैं। और व्यक्ति की आयु, प्रजातियाँ, मूल निवास स्थान, भाषा, धर्म आदि इन अधिकारों के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अधिकार सदा और सर्वत्र देय हैं और सबके लिए समान है। तो इसी के साथ हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके इस पेपर के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बस। और आपको हम अपना पूरा पेपर बता रहे हैं, उसका PDF चाहिए ना, तो हमें बस एक मैसेज कर देना। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पूरा पेपर है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज़रूर शेयर करें।